Okay, so Bismillah Rahman Rahim. You can see this, bacho. This is the latest paper I have over here. This is over. You can see this October November 2022. The paper is October November 2022. All right. यहाँ पर आपके पास you can see this. It is of 1 hour and 15 minutes. ठीक है ना? ये 1 घंटे और 15 मिनट का पेपर है और इसके मार्क्स हैं आपके पास 60. And you need to keep remember that you need to answer all questions. There is no choice, no choice. ठीक है ना? बाकी बातें जस्ट बेसिक हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं या आप ऑलरेडी पेपर कर चुके हैं केमिस्ट्री का, तो वही सारी चीजें यहाँ पर जो है यूज होंगी. तो बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी कि 1 घंटा 15 मिनट में आपने पेपर को पूरा करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं और इट इज ऑफ 60 मार्क्स. तो ये आपने 60 मार्क्स को देख लेना है. ठीक है, चलिए आए स्टार्ट करते हैं. पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं एक बात कि बच्चों, जो चीज आपको सबसे अच्छी आती है कोशिश करें कि पहले आप उसको करें. ठीक है, जो चीज आपको सबसे अच्छी आती है आप कोशिश करें उसको सॉल्व करें. क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है आप सबके साथ कि आप लोग स्टार्ट में कर क्या रहे होते हो, आप लोग जो है पेपर बस देखते हो कि यार और सपोज मेरे पास ये पूरा पेपर है, मुझे ये पूरा करना है. पूरा पेपर इज समथिंग एल्स. आप करें पूरा, कोई आपको पूरा करने से नहीं रोक रहा है, बट पहले वो चीजें कर लें जो कि आपको अच्छी आती हैं. ठीक है ना, ताकि आप पूरा पेपर करने के चक्कर में आप आखिरी के अंदर उन चीजों पे ना फंस जाएं, उन चीजों के लिए कम टाइम ना छोड़ें जो आपको बहुत अच्छी आती थी और उसमें मिस्टेक ना करें. ठीक है, तो पहले कोशिश करें जो सबसे अच्छा आता है उसको सबसे पहले कर लें. जस्ट लाइक ऑर्गेनिक ना, ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें याद करने की हैं. तो अगर आप फॉर सपोज अभी स्टक होगा कहीं मोल्स के क्वेश्चन में या कहीं इस तरह के एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन में, तो आप उसी में उसको करे जा रहे हैं, 3-3 4-4 मरतबा आपने उसको कर दिया बट उसका आंसर सही नहीं आ रहा आपके पास, सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, तो आप उसी पे रुके हुए हैं. ऐसा ना करें, ऑर्गेनिक को कर लें पहले, या जो लर्निंग आपके पास चीजें हैं उसको कर लें. तो चल आपने और इतना वेस्ट कर दिया टाइम किसी एक क्वेश्चन में या दो क्वेश्चन में, आखिरी में ऑर्गेनिक में आए, आप जल्दबाजी में 15-20 मिनट रह गए, आपको याद ही नहीं आ रहा कि भाई NaOH इन इथेनॉल था या NaOH एक्वस था या HCN प्लस NaCN एक्वस था या HCN इन इथेनॉल था, सीन क्या था वो याद ही नहीं आ रहा है, NaCN इथेनॉल था क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, वहां फंस जाएंगे, फिर आपके बिला वजह के मार्क्स जाएंगे. तो कोशिश पहले सबसे पहले ये करनी है कि आपने जो चीज सबसे अच्छी आती है उसको पहले कर लें, उसके बाद पेपर कंप्लीट करते रहें, कोई मसला नहीं है. ठीक है, चले आए स्टार्ट करते हैं. आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों. दे आर सेइंग स्पीशीज सच एज ammoniamine, carbonadine and phosphatidines are examples of molecular ions. Ionic and covalent bond both involve an electrostatic attraction between different species. Identify the species that are electrostatically attracted to one another in an ionic bond. अब वो कह रहे हैं कि भाई आयोनिक बॉन्ड के अंदर वो कौन कौन से स्पेशीज हैं जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. सो इट्स क्वाइट सिंपल. वी ऑल नो दैट कि भाई वो कौन से स्पेशीज होते हैं. दे आर oppositively charged particles. They are oppositively charged particles. और अगर आप इनको आइंस लिख देते हैं तो क्या ही बात है भाई, पॉजिटिवली चार्ज आइंस, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड आइन से निकला है तो आप आइन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, दैट वुड बी मोर ग्रेट. और यू कैन से दैट पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन एंड एनाइन भी आप लिख सकते हैं. आइंस की जगह पर आप कैटाइन और एनाइन भी लिखेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा. ठीक है, then if you talk about covalent bonding, so the definition of covalent bonding, we know that this is actually a bond which is formed by the mutual sharing of electrons. So you can say that it is just because of the sharing of electrons. So you can say that shared pairs of electrons, right? ये आपने डेफिनेशन लिखनी है इनकी. उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं पार्ट बी में, कंप्लीट द टेबल 1.1 टू शो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर आयंस. अब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपने निकालने हैं. तो बच्चों नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर होता है 7 और हाइड्रोजन का होता है 1. तो टोटल आपके पास प्रोटॉन इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, 11 प्रोटॉन्स. ठीक है ना. कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है आपके पास 8. 8 3 से कितना होता है 24 प्लस 6, तो यहाँ हो गया आपके पास 30 प्रोटॉन्स. और यहाँ पर फॉस्फोरस का होता है आपके पास 15, ऑक्सीजन का होता है 8. 8 4 32 प्लस 15 will give you 47 प्रोटॉन्स. एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में हमेशा बराबर होते हैं, बट चार्ज पार्टिकल्स में अगर पॉजिटिव है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, नेगेटिव है तो उसने रिसीव कर लिया है. तो अगर आपके पास पॉजिटिव है तो उसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 2 रिसीव किए हुए हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 3 रिसीव किए हुए हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन्स. इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Okay, then after that you can see this ammonium is a Bronsted Lowry acid.
Define the Bronsted-Lowry acid. अच्छा देखिए, वैसे तो 3 definitions हैं एसिड की, आपको तीनों याद होनी चाहिए. Arrhenius कहते हैं that the substances that produce H positive and in aqueous solution वो एसिड होते हैं. Bronsted-Lowry कहते हैं जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं. और लुइस कहते हैं कि जो प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं वो एसिड होते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड की डेफिनेशन पेपर में मिलेगी, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है कि भाई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड क्या होता है आपके पास. Substances या species that proton H positive ions या proton donor that donate proton, right? So substances that are proton donors. प्रोटॉन के साथ अगर आप यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन आयन तो बेहतरीन हो जाएगा. प्रोटॉन डोनर्स. ठीक है भाई, ये आप लिख सकते हैं. उसके बाद ये कह रहे हैं when ammonium ion is heated with NaOH, a pungent gas is produced. Write an ionic equation for this reaction. Okay. So ये आप अपने O levels में भी पढ़कर आ चुके हो बच्चों. तो आपने वहाँ पढ़ा था कि whenever you are adding any ammonium salt in alkalis, so you would observe what you would observe. For suppose NaOH से reaction करा देते हैं, you would observe a salt produce, right? Over here NaCl would produce, ammonia gas would be produced, and water molecule would be produced. And we know that ammonium salt सारे ही aqueous होते हैं, सोडियम के सारे ही salt aqueous होते हैं, पानी में soluble होते हैं. Ammonia gas, sorry. So this is gaseous and this is liquid. और जब आप इक्वेशन लिख रहे होते हो आयोनिक इक्वेशन, तो उसके अंदर अगर आपके पास कोई चीज सॉल्युबल आपको मिल जाती है तो उसको आप आयंस में ब्रेक डाउन करके लिख देते हो. सो इट वुड बी अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इट वुड बी सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. और अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हो तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. और क्योंकि ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, इनके अंदर आयंस मौजूद नहीं है. तो जो स्पेक्टेटर आयंस हैं जो कि दोनों तरफ मौजूद हैं उनको आप काट सकते हैं. जस्ट लुक एट ओवर हियर, सोडियम दोनों तरफ है, काट दें. क्लोराइड दोनों तरफ है, काट दें. तो बचा क्या आपके पास? दैट वुड बी द आयोनिक इक्वेशन. तो आपके पास बचा अमोनियम आयन रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्साइड आयन producing what? Ammonia gas and water molecule. अगर आप चाहें तो इसके स्टेट सिंबल्स भी लिख सकते हैं, aqueous, aqueous, gaseous and liquid. अगर वो 2 मार्क्स के लिए होगी तो आपसे डेफिनेटली स्टेट सिंबल्स भी पूछेगा, तो आप वो भी लिख सकते हो. अदरवाइज अभी फिलहाल जरूरत नहीं है तो आप ना लिखो. ठीक है. अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि अमोनियम सॉल्ट्स हमेशा ही सॉल्युबल होते हैं और एल्कलीज से रिएक्शन होता है इनका तो वो हमेशा ही सॉल्युबल होते हैं. ठीक है ना, एल्कलीज आर सॉल्युबल बेसिस. तो हमेशा हमेशा इस रिएक्शन की आयोनिक इक्वेशन यही रहने वाली है. चाहे आपके पास यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन में करा रहा होता फॉर सपोज बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी आपके पास आयोनिक इक्वेशन यही रहती है. ठीक है. तो आपने आयोनिक इक्वेशन इसकी याद रखनी कि यही होगी. जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमेशा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स यू वाटर मॉलिक्यूल होती है, तो इसकी भी हमेशा ऐसी ही रहने वाली है. चलें आगे चलते हैं. पार्ट 3 कह रहा है आपके पास दैट द नाइट्रोजन एटम्स इन अमोनियम आयन इज sp3 hybridized orbital form from the mixing of 1 2s and 3 2p orbitals. Sketch the shapes of 2s and 2p x orbital on the axis in figure 1.11. So it's quite simple. We all know that कि भाई s orbital जो होता है उसका जो shape होता है वो कैसा होता है, वो आपके पास spherical होता है, right? So we can draw it like this. और क्योंकि px की बात कर रहा है तो आप डंबल शेप बनाओगे x ऑर्बिटल पे. So it would be like this. आप इसको बना सकते हो ऐसे. This is the dumbbell shape on x axis. All right बच्चों. Yes, sir. Yes. After that you can see this that D part is saying there are many naturally occurring hydrated compounds that contain the anion phosphate PO4 3-. Name the anion PO4 3-. अब देखें इसके अंदर आपने सबसे पहले तो इसका नाम लिखना है जो कि फॉस्फेट है, और साथ साथ इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लीजिएगा. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होगी भाई, आप देख सकते हैं कि PO4 है आपके पास which is 3-. ठीक है ना, और ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन होगा -8 would go over there and would give you +8 -3 will give you 5. ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आप फॉस्फेट 5. All right every one of you. Yes, sir. सर जी बेटा. सर हम उसमें प्लस माइनस और कुछ नहीं लिखेंगे? प्लस चार्ज प्लस या माइनस नहीं लिखेंगे सर? नहीं, प्लस माइनस नहीं लिखते. चलें
नेक्स्ट आपके पास पार्ट क्या कह रहा है, आपके पास स्टेरॉइड इज अ सॉफ्ट हाइड्रेटेड मिनरल विद MR 245.3. The anhydrous form of the mineral has the formula NH4MgPO4. Calculate the number of molecules of water crystallization in steroid. Give your answer to the nearest integer. Show your working. अब इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है बच्चों, जरा बताइए। आप में से कोई ऐसा है जो कि इसका स्टेप मुझे बता सकता है? सर मैं बताऊं? जी बताएं, चले बताएं। सर पहले हम लोग NH4MgPO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर हम ठीक लोग है, उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो आंसर आएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे। चलो सर बेहतरीन फिर हो उसके गया, बाद बेहतरीन। अब आप इसको किस तरह लिखोगे? आप इसको इस तरह लिखोगे, देखो NH4, अगर आप में से कोई भी मेरे साथ ओ लेवल्स में होता तो उसको ये बड़ा आसानी से आता, बिकॉज इट इज XH2O एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ X, ठीक है ना। एंड दिस इज द सम ऑफ ऑल दिस, उसने बता दिया भाई 245.3 है, और उसके बाद उसने ये बता दिया कि आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, उसने फॉर्मूला भी बता दिया आपको। अब इसका MR निकालो, जैसा कि बच्चे ने कहा, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। NH4 का कितना हो जाएगा? 14 + 4 18, मैग्नीशियम का हो गया 24, फॉस्फोरस का हो गया 31, और ऑक्सीजन का कितना हो गया आपके पास? ऑक्सीजन हो गया आपके पास 64, ठीक है ना। ये हो गया XH2O इज इक्वल्स टू 245.3। अब जरा मुझे बताइए कि अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है आपके पास जो वैल्यूज हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि देखें आपके पास पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू फॉस्फोरस की मेरे ख्याल से 31 ही है, ऑक्सीजन की 16 ही है, मैग्नीशियम की 24.3 लिखी हुई है। तो देखा यहाँ पर हम 24.3 कर सकते हैं, पॉइंट्स में वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, तो इसको 24.3 कर लें आप। तो आपके पास आंसर कितना आएगा? देखें आपके पास आंसर आएगा 137.3, इसका टोटल आ गया 137.3 प्लस XH2O, ठीक है ना, इज इक्वल टू 245.3। अब आप क्या करेंगे? इसको उस तरफ भेज के माइनस करा देंगे, तो ये हो जाएगा, वाटर का 18 होता है, लिख लेते हैं हम इस तरह। 245.3 में से अगर आप उसको माइनस कराएंगे तो कितना आंसर बचेगा आपके पास बच्चों? 108 108 बच रहा है आपके पास। अब ये जो 18 है यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसको उस तरफ भेज के क्या करोगे? डिवाइड कराओगे। सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन डू व्हाट? 6 1 to 8 divided, and it will give you the number of moles of water of crystallization, आप कह सकते हैं इनको। water of crystallization आपके पास आ गया, जो कि number of moles of water है 6। is that right बच्चों? yes sir All right, so move on towards E part. E part आपसे क्या कहता है? E part आपसे कह रहा है hydroxides aqueous react with 2-bromo-2-methyl propane in an SN1 mechanism, right? Reaction. The molecular ion form as the intermediate in this reaction. Draw the mechanism for SN1 reaction of hydroxide with 2-bromo-2-methyl propane, including charges. अच्छा, ये याद रखिएगा कि वो क्या कह रहा है, ये सारी चीजें जरूरी हैं। Including charges, dipole, lone pair and electrons, also curly arrows। तो ये सारी चीजें आपको दिखाना जरूरी है, वो कह रहा है आपसे तो मजबूरी है आपकी, आपको दिखाना पड़ेगा। सही है, चले आइए देखते हैं। अच्छा, मैंने आपको 4 मैकेनिज्म डिफरेंटली कराए हुए हैं, तो आपको उन चारों मैकेनिज्म को अच्छे से देखना है, क्योंकि वो पेपर में लाजमी पार्ट होते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आता है पेपर में, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हमने किया था। तो ये सारे चारों के चारों आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने, अच्छे से रिव्यू करने, इसमें से कोई भी चीज आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलें बनाते हैं इसको, इस डायग्राम को। आपके पास है कार्बन, ये कह रहा है आपके पास प्रोपेन है, और 2-bromo-2-methyl प्रोपेन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई, आपके पास एक प्रोपेन है, और 1 2 3 प्रोपेन, और आपके पास 2 मिथाइल है, यानी कि सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है आपके पास, और सेकंड पे ही आपके पास ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एज वी नो दैट कि कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, सो इट शुड बी पार्शियल पॉजिटिव एंड इट शुड बी पार्शियल नेगेटिव, ये दिखाना बहुत जरूरी है। एंड वी नो दैट कि भाई ये टर्शरी कार्बोकैटाइन है, ये क्या है आपके पास? टर्शरी कार्बोकैटाइन है, और जो टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो ये वाले बॉन्ड को खुद ही तोड़ देता है। तो ये बॉन्ड खुद ब खुद ही आपके पास क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव व्हाट? हाइड्रोक्साइड, जिसके पास लोन पेयर होता है और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है ना। जब वो देखता है कि आपके पास कार्बोकैटाइन पॉजिटिव हो गया है, तो उसके ऊपर क्या कर देता है बच्चों? अटैक कर देता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करेगा, तो अगले स्टेप में आप देखोगे कि वो उसके अंदर यहाँ पर जाके यहाँ पर आके ब्रोमीन की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस कि भाई ये हो गया आपके पास CH3 CH3 CH3, यहाँ पर OH लिख लेते हैं हम,
और यहाँ पर भी है CH3, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो बराबर में इसके लिख सकते हैं ब्रोमीन, जो कि निकल गया है लोन पेयर के साथ विद नेगेटिव चार्ज। ऑलराइट एवरी वन ऑफ यू, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. क्या कह रहे बेटे? सर जो ब्रोमीन को लिखना है भी वो मैं बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज उन्होंने कहा नहीं है हमें करने के, ठीक है ना। आप जब इतना ही बना रहे हैं तो उसको भी बता दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके पास आ जाता है डेफिनेशन। ओह माय गॉड, टू सिंपल, 2 bromo 2 methyl propane is a tertiary bromoalkane. They are asking define tertiary bromoalkane. We know that ऐसा कार्बोकैटाइन या ऐसा हेलोजन जिसपे आपके पास ऐसा कार्बन जिसपे हेलोजन लगा हुआ हो और उसके तीनों तरफ से कार्बन हो, तो उसको आप टर्शरी हेलोजन अल्केन कह सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? कार्बन, आप देख सकते हैं द कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड, द कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड, या आप कह सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, द कार्बन which is bonded like carbon to bromine, right? इस तरह लिख सकते हैं, is bonded to 3 other carbon atoms, ठीक है भाई। यहाँ अल्काइल रेडिकल्स भी लिख सकते हैं, बट कार्बन एटम ज्यादा अच्छा रहेगा। Is that clear, every one of you? Yes, sir. And after that, in third part, they are saying organic compound M forms when 2 bromo 2 methyl propane is heated with ethanolic OH, यानी कि NaOH या KOH. Draw the structure of M. We know that बच्चों कि अगर आपके पास हैलोजिनो अल्केन होता है, इसको आपने याद रखना है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये लव ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोजिनो अल्केन को अगर आप NaOH या KOH इथेनॉल से ट्रीट करते हो तो क्या बनेगा? NaOH KOH में से दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। एक्वस से ट्रीट करते हो तो क्या बनेगा? एंड इथेनॉल से ट्रीट करोगे तो वी विल हैव एल्कीन्स टू फॉर्म, और अगर आप एक्वस से करोगे तो वी हैव अल्कोहल टू फॉर्म। तो ये आपने याद रखना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त क्या मौजूद है, इथेनॉल वाला है, तो ये एल्कीन बनाएगा। जब ये एल्कीन बनाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? आपके पास कहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है आपने देख लेना है, और उस ब्रोमीन के साथ बराबर वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, सोलो हाइड्रोजन, इंडिविजुअल हाइड्रोजन, तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी तो तीनों ही कार्बन एक जैसे हैं, तो किसी भी कार्बन को आप हटा सकते हैं। सो इट वुड लुक्स लाइक दिस। मैं इसको इसलिए बना रहा हूँ ऐसा क्योंकि आप देखें इसके 3 बॉन्ड्स बन गए। इसके कितने बॉन्ड्स हो गए? इसके सिग्मा 3 बॉन्ड है बीच वाले कार्बन के, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया। इज दैट राइट एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. सर जी रिपीट कर दें। जी देखें, आपके पास जब कभी भी बेटे हेलोजिनो अल्केन्स होते हैं, हेलोजिनो अल्केन्स को अगर आप NaOH या KOH इथेनॉल से ट्रीट करते हो तो आपके पास हमेशा वो एल्कीन बनाता है, ठीक है ना। आप एल्कीन बनाने के लिए आपने याद रखना है कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उसके बराबर वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे, देयर मस्ट बी अ सोलो हाइड्रोजन, यानी अकेला हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस वक्त तो तीनों तरफ ही आप देखें, तीनों तरफ ही जो आपके पास कार्बन है उन सब पे CH3, यानी कि उन सब के पास एक एक 3 इंडिविजुअल H's है। तो आप जहां से चाहे हटा सकते हैं। आप डबल बॉन्ड ऊपर बनाना चाहें ऊपर बनाएं, साइड में राइट में बनाना चाहें लेफ्ट में बनाना चाहें, जहां चाहे बना सकते हैं। ये सारे मामला ऐसे हैं। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कार्बन पे ब्रोमीन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है। अगर इन कार्बन के पास सोलो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इन सबके पास हाइड्रोजन्स मौजूद है, तो आप ब्रोमीन को हाइड्रोजन के साथ रिमूव कर सकते हो इजीली। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया है, हमने जहां से आपका दिल चाहे आप इन दोनों को रिमूव करना चाहें इन दोनों को रिमूव करें, आप इन दोनों को रिमूव करना चाहें आप इन दोनों को रिमूव करें, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये वाले ब्रोमीन को और इस हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा, मर्जी आपकी, आप किसी भी कार्बन पे से हाइड्रोजन उठा सकते हैं और बीच वाले कार्बन में से आप ब्रोमीन ले सकते हैं। तो ये HBr बनकर रिमूव हो जाएगा और आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑलराइट, ये ट्राइगोनल क्यों है? ट्राइगोनल इस वजह से, देखो कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है ना। तो अगर आपके पास टोटल 3 बॉन्ड्स होते हैं, चाहे उसमें से आपके पास 2 बॉन्ड एक लॉन पेयर हो, चाहे आपके पास 3 के तीनों ही आपके पास बॉन्ड पेयर हो, आप उसकी डायग्राम ट्राइगोनल बनाते हैं, ठीक है। ओके सर। देखो उसने ऊपर भी ट्राइगोनल बनाई हुई है,
अगर इसको देखो आप तो उसके भी वो जो कार्बन कार्बन पॉजिटिव है उसके भी 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं सिंपल। तो अगर आपके पास सेंट्रल एटम के 3 बॉन्ड्स हैं तो फिर आप ट्राइगोनल प्लेन बनाओगे। ठीक है, यस सर एक सवाल है जी बेटे। सर, अगर हम लोग पूरा का पूरा डिस्क्रीट फॉर्मूला बना दें सर, एक्सेप्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, यहाँ पर मेंशन नहीं है बेटे कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ऊपर उसने कंडेंस यूज किया है तो मैं भी कंडेंस ही यूज कर रहा हूँ। अगर वो ऊपर डिस्प्लेड यूज करता तो मैं भी डिस्प्लेड यूज करता। सही है, मेंशन नहीं है तो ओके सर। आप बना सकते हो, जो दिन चाहे बना सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग कि आपके पास द क्लोराइड और सम ऑफ द पीरियड 3 एलिमेंट्स आर शोन इन द टेबल। एज यू नो दैट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियड 3। मैंने आपको लास्ट में इसीलिए कराया था ताकि आपको ये याद रहे, ये पेपर में बहुत आता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये इसको अच्छे से याद करके चलिएगा। तो दे आर सेइंग द क्लोराइड ऑफ सम पीरियड 3 एलिमेंट्स आर शोन इन द टेबल 2.1। आपको गिवन है टेबल 2.1। दे आर सेइंग कंप्लीट टेबल 2.1। ठीक है ना, आपने करना क्या क्या, आइडेंटिफाई द बॉन्डिंग शोन बाय ईच क्लोराइड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। यूज अगर कोवेलेंट है तो सी यूज करेंगे, आयोनिक है तो आई यूज करेंगे, और मेटालिक है तो एम यूज करेंगे। ठीक है नहीं, अब सारी सी बात है, मेटालिक तो हो नहीं सकता क्योंकि सारे कंपाउंड्स हैं। अकेले एलिमेंट होता तो मेटालिक होता भी, तो ये मेटालिक तो नहीं हो सकता। आयोनिक हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ये कोवेलेंट हो सकता है। तो जरा आइए देखते हैं। आयोनिक NaCl आपके पास आयोनिक बॉन्ड है, वी नो दैट मेटल और नॉन मेटल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आयोनिक। अच्छा AlCl3, वैसे नॉर्मली आप बोल सकते हो एल्युमिनियम यार मेटल है और क्लोरीन आपके पास नॉन मेटल है तो ये आयोनिक कंपाउंड बनना चाहिए। बट ऑल वी नो दैट कि भाई AlCl3 का जो आपके पास मामला है वो बड़ा खराब है, और ये हमें अच्छी तरह से याद है। क्या याद है भाई कि जब आप AlCl3 की बात करते हो तो आपके पास क्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, बट एल्युमिनियम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है किसको, एल्युमिनियम को, और इसी तरह इसका क्लोरीन इसको प्रोवाइड करता है तो ये बनता है Al2Cl6। ठीक है ना, जिस वजह से ये आपके पास डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, तो आप इसको कोवेलेंट भी बोल सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप इसको आयोनिक बोलोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, कोवेलेंट बोलोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। सो आई जस्ट ट्राई टू राइट आयोनिक ओवर हियर बिकॉज यहाँ पर AlCl3 लिखा हुआ है, Al2Cl6 नहीं लिखा हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यार इसको आयोनिक लिखना चाहिए। आप कोवेलेंट लिखे मर्जी, कोई मसला नहीं, आपको मार्क मिल जाएगा। देन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आपके पास, क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल है, एक मेटालॉइड है और एक नॉन मेटल है, तो इट वुड बी कोवेलेंट, PCl5 वुड बी कोवेलेंट, राइट? And if you talk about their structures, so you can see this, identify the structure shown by each chloride under standard conditions. Giant है तो G, simple है तो S. We know that सारे ionic compound क्या होते हैं, giant ionic lattice होते हैं, तो ये giant हो जाएगा। और ये क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर giant होगा, इस तरह बनेगा, तो इसको भी आप giant बोलोगे। SiCl4 आपके पास सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो आप इसको लिखोगे सिंपल, और आपके पास PCl5 भी सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, सिर्फ यही मॉलिक्यूल होता है, इसके अलावा मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो आप इसको सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखोगे। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यू कैन सी दैट सोडियम ग्रुप 1 का है तो +1, एल्युमिनियम ग्रुप 3 का है तो +3, सिलिकॉन अभी यहाँ पर ग्रुप 4 का है तो +4, और फास्फोरस यहाँ पर इस वक्त +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। साथ साथ आपके पास ये PCl3 में अगर आप देखें तो Cl का चार्ज होता है -3, तो 1 तो 3 Cl का हो गया -3, तो फास्फोरस का यहाँ पर +3 होगा। और सल्फर को अगर आप देखें तो एक क्लोरीन का -1 होता है तो 2 क्लोरीन का हो गया -2, तो सल्फर का यहाँ पर +2 होने वाला है। Is that right, every one of you? Sir, can you repeat for SCl2 बेटा oxidation? HCl2 को अगर आप देखोगे तो HCl2 इज इक्वल्स टू 0, न्यूट्रल कंपाउंड है तो इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। Yes. एक क्लोरीन का -1 होता है तो 2 क्लोरीन का हो गया -2, when this -2 goes over there on the right hand side, so it would become +2, right? Okay. Yes. चलिए तो let's move on towards the part B, write equations for the reaction of NaCl and PCl5 with water। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको लिखवाई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं NaCl की भी इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी। NaCl and NaCl2 they both are ionic compounds when we dissolve them in water, so they just dissociate into the ions। You can say that जब आप इसको पानी में डालोगे NaCl सॉलिड अगर आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, आपके पास सोडियम आयंस बन जाएंगे एक्वस, प्लस क्लोराइड आयंस बन जाएंगे आपके पास एक्वस। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर। उसके बाद अगर आप PCl5 की बात करते हो तो आपको याद होगा PCl5 सॉलिड होता है, आई टोल्ड यू,
देन जब आप उसको पानी में ऐड करते हो तो पानी में ऐड करने से क्या होता है, पानी में ऐड करने से वो बनाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसिड्स, और एक एसिड होता है आपके पास H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, और एक आपके पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही बताया था बच्चों मैंने आप लोगों को। जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको बैलेंस कर सकते हो। आप देखो तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। 5 क्लोराइड आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ 5 कर दो। टोटल हाइड्रोजन कितने होगा, 5 और 3 8, तो आप यहाँ पर 4 कर दो। ये हो गया बैलेंस। ऑलराइट बच्चों, और Yes, वाटर sir. लिक्विड होता है, लिक्विड लिख सकते हो, और ये दोनों एसिड हैं तो आप यहाँ एक्वस लिख सकते हो। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. चलें नेक्स्ट। Here we have in the gaseous phase, aluminum chloride exists at equilibrium with Al2Cl6 as shown. Equation 1. Complete the dot and cross diagram to show the bonding in Al2Cl6. Okay, अभी मैंने आपको कराया है और देखो दोबारा से वही बात आ गई है। देखो एक AlCl उसने बनाया हुआ है, अब उसमें AlCl3 पूरा करना है हमें दरअसल, तो चलो इसको बना लेते हैं। एक और एल्युमिनियम मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक और एल्युमिनियम मैंने यहाँ बना दिया। एक और क्लोरीन मैं यहाँ बना लेता हूँ, एक और क्लोरीन मैंने बना दिया। उसके बाद they are just going to be like this, ठीक है ना, ये ऐड हो जाएंगे आपस में। और फिर एक और क्लोरीन हम यहाँ पर बना देते हैं, ये क्लोरीन, ये एक और क्लोरीन आ गया, और क्लोरीन आ गया, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर। सो वी नो दैट, हम इसको बना लेते हैं। एक अल्मोनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो एक ऑलरेडी यहाँ शेयर है, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, ओ सॉरी तीसरा आ गया यहाँ पर, ठीक है। और एक क्लोरीन के पास कितने होते हैं भाई, एक क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक यहाँ आ गया, बाकी आ गया आपके पास 6 आउटसाइड, ठीक है ना। इसी तरह इस क्लोरीन का भी एक यहाँ आ गया, 6 आ गए आउटसाइड। अब ये जो 6 आउटसाइड होंगे ना, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे भाई, यहाँ चले जाएंगे एज अ डेटेड कोवेलेंट बॉन्ड। आप यहाँ अल्मोनियम लिख सकते हैं, यहाँ आप Cl लिख सकते हैं, यहाँ आप Cl लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें एक एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3, और हर क्लोरीन के होते हैं आपके पास हर क्लोरीन के आपके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। और एक क्लोरीन AlCl3 के मॉलिक्यूल का क्या करेगा बच्चों, आपके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, एल्युमिनियम को दे देगा, ताकि एल्युमिनियम का आपके पास क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यू कैन सी दिस, अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज व्हाट कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो बच्चों दिस इज व्हाट, दिस इज डेटिव बॉन्ड। जहाँ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, वन साइडेड शेयरिंग हुई है, उसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लोन पेयर, ठीक है भाई। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, अगर वो आपसे पूछे तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। Then let's move on towards part 2, state the effect of an increasing temperature on the equilibrium mixture in equation 1. Explain your answer. Okay, that's fine, that's not a big deal for us, we can easily do this। कि भाई रिएक्शन कौन सा है आपके पास, एक्सोथर्मिक है। आपके पास रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वी नो दैट कि रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हो और उसको आप हीट कर दो, उसको तो चाहिए ही नहीं हीट, वो ऑलरेडी रिलीज कर रहा है हीट। अगर आप उसको हीट कर दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। और इसको आसान अल्फाजों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं बच्चों कि दिस इज द रिएक्शन, राइट। वी नो दैट यहाँ पर हमने बना दिया क्या, एक फॉर सपोज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। वी नो दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो इट मींस एनर्जी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर हियर। इफ यू आर एडिंग इट, एनर्जी ही ऐड कर रहे हो, तो रिएक्शन हमेशा जाता है लाइटर साइड पे। सो दिस इज द लाइटर साइड, सो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है कि रिएक्शन कहाँ चला जाएगा भाई, पीछे चला जाएगा। रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। यू कैन से दैट इक्विलिब्रियम shifts, will shift to left hand side. yes, shifts to the left hand side, shift to the left hand side, right। आप पूरा लिख सकते हैं, मैंने बस इतना लिखा है, आप पूरा लिख सकते हैं। और उसका रीजन भी अगर आप चाहें तो लिख लें, दैट वुड बी बेटर। आप इसको बोल सकते हैं एज बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा, ये क्लियर करना जरूरी है, एज बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि फॉरवर्ड वाला एक्सो है तो बैकवर्ड वाला क्या होगा आपके पास, एंडोथर्मिक। जब ही वो फेवर्ड हो रहा है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं। तो अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और ओवरऑल रिएक्शन एक्सो शो कर रहा है, तो यानी कि फॉरवर्ड वाला एक्सो है
बैकवर्ड वाला एंड है आपके पास, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड वाला फेवर हो जाएगा, डिक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड वाला बैक जो है आपके पास फेवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पार्ट, मोल्स वाला सवाल आपके पास आ गया। दे आर सेइंग एट 3.3 ग्राम्स, यहाँ पर ये बात कह रहे हैं आपसे कि 3.30 grams sample of period 3 chloride is heated up to 500 Kelvin in a sealed flask. At this temperature, the chloride is a gaseous and the volume of this is 250 centimeter cube and the pressure of the flask is 323 kilopascal. Use the ideal gas equation PV is equals to nRT to calculate the MR of the period 3 chloride. They use the formula as well. Right. Okay, so we know that कि भाई formula लिख लेते हैं पहले. PV is equals to nRT and we know that n is actually the number of moles. तो हम उसको break down करके लिख सकते हैं mass over mr करके भी हम उसको लिख सकते हैं and this is RT. mr हमें find out करना है तो mr को इधर भेज देता हूँ, formula बन गया आपके पास mRT over PV. Now just put the values and get the answer. mass हमारे पास कितना है भाई 3.2. mass हमारे पास कितना है बच्चों 3.30 grams ना. Yes, sir. मास हमारे पास है 3.30 ग्राम्स और R की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है बच्चों, कितनी होती है R की वैल्यू याद है आप लोगों को? It is 8.31. 8.31 और टेम्परेचर हमें उसने ऑलरेडी केल्विन में करके दे दिया है तो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ उसने। उसके बाद हमारे पास क्या चीज मौजूद है भाई, प्रेशर किलो पास्कल में, आपको इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इट इज 323 into 10 की पावर 3 और साथ साथ वॉल्यूम उसने हमें दिया हुआ है किसमें, वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया -6। तो जरा देखिए बच्चों क्या आंसर आ रहा है आपके पास। So 169.8. 170 आ गया, चलें ठीक है 170 आ गया और वो बोल रहा है फॉर्मूला ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड फॉर्मूला बताएं। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, फॉर्मूला बताना है इसका, फॉर्मूला क्या बनेगा? आई थिंक क्लोराइड का MR पहले अलग से निकालेंगे। क्लोराइड का एमआर कितना होता है आपके पास 35.5 होता है, ठीक है ना। एंड 170 में से 35.5 माइनस अच्छा देखो करेंगे। पीरियड 3 में 35 अगर आप देखो तो पीरियड 3 की बात कर रहा है ना, ये किसकी बात कर रहा है, पीरियड 3 की बात कर रहा है। तो पीरियड 3 में आपके पास आ जाता है कौन, आपके पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो ये होता है 58.5, तो डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता। फिर आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा 24 + 71, तो ये हो जाएगा आपके पास 95, ये भी नहीं हो सकता। फिर आपके पास आ जाता है अल्मोनियम क्लोराइड और ये 0.5 में होगा तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन का एमआर कितना होता है, सिलिकॉन का एमआर मेरे ख्याल से 29 होता है या 28 होता है। 28 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 71 और 71 आपके पास हो जाएगा 142, कितना बन रहा है ये हो गया 170। so this is the right 170. tetrachloride। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. चले आगे चलते हैं। ई पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ई पार्ट हमसे ये कह रहा है बच्चों कैन एक्सेस ऑफ क्लोराइड इज एडेड टू 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन। क्लोराइड ऐड कर रहे हो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन में। डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या होगा बच्चों? सर आपकी आवाज हैंग हो रही है। अच्छा ग्रुप 17 अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा वहां पर हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ग्रुप 17 की कि a greater reactive or the highly reactive halogen when added into the salts of less reactive halogen so it would replace, but right now you are adding less reactive halogen into the salt of highly reactive halogen, so definitely there would be no visible change, so you can simply say that ये भाई यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, तो आप क्या बोलोगे, there would be no change या no visible change, right? या आप कह सकते हो ब्रोमीन आपके पास जो है ब्राउन कलर की होती है, सो ब्रोमीन का कलर आप कह सकते हो कि वो वापस रहेगा, तो आप कह सकते हो ब्राउन कलर या रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी कह सकते हो, ऑरेंज कलर भी कह सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन रिमेन्स सेम, राइट, ये भी लिख सकते हो आप। उसके बाद वो कह रहा है SCl2 has a MR of 103.1 and liquid at room temperature, SBr2 has MR 191.9 and it's gaseous at room temperature.
explain the difference in the physical state of SCL and SBR. जी बेटे तो उसको Sir, in explain नहीं EI करते। वाला part, जी it's for 2 marks. तो हमें reason भी देना चाहिए ना? रीजन भी देना चाहिए आपको। एक्सप्लेन योर आंसर, हाँ उसने एक्सप्लेन योर आंसर दिया हुआ है तो आपको देना चाहिए बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे उसके अंदर? आप रीजन यहाँ बता सकते हैं कि दैट आपके पास जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, इट कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोराइड। और अगर आप अपने हिसाब से देखें तो आपको इस बारे में पता है कि हैलोजेंस क्या होते हैं आपके पास। हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया रिडक्शन, यानी कि वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ब्रोमीन इज Yes. you can say that bromine is not a strong enough oxidizing agent as compared to chloride. तो ये आप लिखेंगे डेफिनेटली। मैंने ऑब्जर्वेशन की जगह खा गया पूरा, इसमें रीजन लिखना चाहिए था मुझे। So we can say that bromine is not stronger oxidizing agent. ठीक है? Yes, Thank you sir. so much. Yes. Okay, so explain the difference in the physical states of SCl2 and SBr to give your answer in terms of intermolecular forces. So जरा बताइए बच्चों कौन सी intermolecular forces यहाँ लग सकती हैं? Permanent dipole. Permanent Van der dipole, Waals उसके अलावा forces. और Instantaneous dipole. yes, अब इसको हम सिंपल लिखते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? Sir. Intermolecular forces are stronger in SCl2 as compared to SBR2. SBr2. You simple say that intermolecular forces भी लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर Okay. आप और अच्छे से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो permanent dipole. Permanent dipole in SCl2 is stronger than in SBr2. पहली बात तो अभी लिख सकते हैं permanent dipole in SCl2 is stronger than in SBr2. तो एक नंबर तो आपको इसका मिल जाएगा, राइट बच्चों? Yes, sir. दूसरे नंबर के लिए हम क्या करेंगे? We will Electronegative mention the difference- force's name. Yes, you need to mention that as the electronegativity. आप क्या बोलोगे? As the आपने इस आंसर को सपोर्ट करना है ना। As the electronegativity of chlorine is higher, that is why it is more polar. That is why it is more polar. तो इस आंसर को आपने सपोर्ट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि वहां पर परमानेंट डायपोल ज्यादा क्यों है। Why it is stronger permanent dipole? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। Is that clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लेवल पर हम जाते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिस्मुथ इज अ डेंस मेटल इन द सेम ग्रुप एज फास्फोरस, यानी कि ग्रुप 5 में है ये। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन बिस्मुथ मेटल। तो मेटल की डायग्राम जब आप बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हो बच्चों? मेटल की डायग्राम में आप बनाते हो पहले तो एटम्स आपको बनाना पड़ेंगे, और ये मैंने बना दिए फॉर सपोज एटम्स। अरे यार ये तो गंदा बन गया। ये बना दिए मैंने एटम्स फॉर सपोज। ये आपने सर्कल बनाने और ट्राई कीजिएगा कि सारे एक साइज के बनाए आप लोग। ये मैंने बना दिया एटम्स। उसके बाद एटम्स बनाने के बाद आप इनको क्या दिखाएंगे? आप इनको दिखाएंगे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बिकॉज वी नो दैट कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपके पास जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद इनके इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा दें कि कैसे डीलोकलाइज हैं। ये इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। इनके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको मेंशन कर देंगे तो दैट वुड बी मोर बेटर। आप इसको मेंशन कर दो कि भाई ये क्या है आपके पास पॉजिटिव आई है। देखो डायग्राम से जो चीज ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब हो सकती है ना वो लिखने से बेहतर होता है। आप इसको डिस्क्राइब कर दो, दिस इज व्हाट डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये आपने डायग्राम बना दी, राइट? एंड नाउ यू नो दैट व्हाट इज दिस। दिस Yes, इज sir. आपके पास ये क्या है? दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive ions and delocalized electron, which is known as metallic bonding, but they are not asking for the definition, Metallic so bonding. asking for the label diagram, so I just draw this. All right, bachcho? Yes, sir. Then part 2 is saying that bismuth reacts with chlorine to form BiCl3. BiCl3 is a solid at room temperature. अच्छा इसको और से देखिएगा क्या कह रहा है ये।
BiCl3 is a solid at room temperature and pressure. It melts when heated gently. BiCl3 reacts vigorously with water to form acidic solution. जरा ये बात गौर से पढ़, क्या कह रहा है? एसिडिक सॉल्यूशन बना रहा है, सॉलिड है और जरा सी हीटिंग से क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। जब आप उसको हीट करते हो तो वो मेल्ट हो जाता है और पानी के साथ विगरसली रिएक्शन करता है और रूम टेम्परेचर पे करता है और क्या बनाता है? एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है। तो ये चीजें कुछ बता रही हैं आपको, और ये चीजें क्या बता रही हैं कि भाई BiCl3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ना, वो इतना कम होगा कि ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई? Yes, sir. They are asking for the type of bonding and the structure of this, और ये सवाल मैं अपने O levels वाले बच्चों को भी सिखाता हूँ कि भाई किस तरह लिखना है, इसको आंसर किस तरह करना है। आपने पहले आप बताएंगे बनाएंगे इसका ना, तो आप इसमें बताएंगे पहले स्ट्रक्चर का नाम बताएंगे और फिर आप इसके बताएंगे इसके अंदर बॉन्डिंग बताएंगे। ठीक है ना? तो यू कैन से दैट BiCl3 is a simple molecular structure, is a simple molecular structure. क्या बताएंगे आप? BiCl3 is a simple molecular structure with weak interforces या weak covalent bonding लिखते हैं आप, with weak covalent bonding. That is why it requires lesser energy to overcome. ठीक है ना? ऐसे उसने हमें पता नहीं है मेल्टिंग पॉइंट का, अगर वो मेल्टिंग पॉइंट का बोलता तो आप बोल सकती थी कि that is why it requires lesser energy to overcome, क्योंकि वो पूछ सकता था कि भाई मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है, तो आप बता सकते हैं that is why it requires lesser energy to overcome। अभी उसने पूछा ही नहीं है तो हमें ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट बच्चों? Yes, sir. चलें, क्वेश्चन नंबर 3। Oh my God, organic is here and I love this to solve. जी बेटे। सर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताइए, लिख देते हैं कि इट हैज अ सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर, एक्सेप्टेबल है? सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर? यस सर। अगर हम लोग ये अगर आप सिर्फ सिंपल भी लिखोगे तो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप कोशिश करें सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखें। सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर भी सही है बट सिंपल मॉलिक्यूलर इज द परफेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी सर? एक्सप्लेनेशन मतलब सर इसमें लिखा हुआ है ना, एक्सप्लेन योर आंसर। सजेस्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर पूछ रहा है, एक्सप्लेन योर आंसर, तो आप एक्सप्लेन ही तो कर रहे हो उसको कि BiCl3 is a simple molecular structure with weak covalent bonding। ठीक है सर। अगर आप इसको फर्दर लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो because it is hydrolyzing in water। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। ऑलराइट, Yes, sir. चले आगे चलते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग केमिकल टेस्ट एंड एनालिटिकल techniques। Table 3.1 shows 4 pairs of organic compounds and complete the table 3.21 or 3.1 to identify a region which can distinguish between the compounds in each pair, give the positive result of the chemical test and identify which compound shows this result। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई। आप जरा देखिए कि आपके पास ये जो कंपाउंड है ये क्या कंपाउंड है बच्चों? दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज व्हाट? कीटोन। आप देख सकते हैं कि अगर C डबल बॉन्ड O कोने पर आ रहा है, एंड में आ रहा है, तो एल्डिहाइड है, H के साथ आ रहा है, और अगर C डबल बॉन्ड O बीच में कहीं आ रहा है, दो कार्बन के बीच में, तो वो क्या होता है भाई? वो आपके पास कीटोन होता है। ठीक है ना? तो इन दोनों को टेस्ट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों? आप इन दोनों को टेस्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हो एवरीवन? टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट आप यूज कर सकते हो या आप फैलेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। और इवन आप पोटेशियम DNPH नहीं होता? DNPH तो दोनों के लिए पॉजिटिव होता है ना बेटे, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? It's for carbonyl compounds. है ना, वो दोनों के लिए होता है। डीएनएच एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए यूज होता है। DNPH आपके पास ये बताता है खाली कि आपके पास ये कार्बोनाइल है या नहीं। अब कार्बोनाइल आपके पास है उसके अंदर अगर, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन वो पॉसिबल हो जाएगा, DNPH वहां वर्कआउट कर जाएगा। हाँ, आप ये यूज कर सकते हो कि अगर आपके पास कार्बोनाइल्स होते और कार्बोक्साइल होते, तो कार्बोक्साइल और कार्बोनाइल के दरमियान डिफरेंस करने के लिए आप DNPH यूज कर सकते थे, बट राइट नाउ दे बोथ आर कार्बोनाइल्स। जब दोनों ही कार्बोनाइल्स हैं तो फिर आप डिफरेंस नहीं कर सकते DNPH से। आप कर सकते हो टॉलिन से, या तो आप कर सकते हो फैलिंग से, या आप इवन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कर सकते हो, बिकॉज एल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है बट कीटोन नहीं बना सकता। तो राइट नाउ आई लव टू यूज टॉलरेंस रिएजेंट
तो आई यूज टॉलेंस रिएजेंट और यहाँ पर उसका टेस्ट क्या होगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सिल्वर मिरर फॉर्म। राइट बच्चों? Yes, sir. उसके बाद यू कैन सी दिस द नेक्स्ट वन आपके पास क्या चीज है भाई, नेक्स्ट वन में आपके पास दिस इज व्हाट, कीटोन एंड दिस इज आल्सो कीटोन, दोनों ही कीटोन है आपके पास। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस करने के सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो क्या देखनी है आपको, दिस वन। अगर आप इसको देखें तो C डबल बॉन्ड O के एक तरफ आपके पास CH3 है, यानी कि आप इसमें आइडोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हो, और इसके अंदर आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास CH3 नहीं है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप आइडोफॉर्म रिएक्शन कर सकते हो, और आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना होता है बच्चों, अल्कलाइन आयोडीन। क्या यूज करना होता है Iodine. आपने, NaOH के साथ आपने आयोडीन यूज करनी होती है। तो NaOH अल्कलाइन आयोडीन, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन यूज कर सकते हैं आप। और इसके अंदर आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है बच्चों, येलो Yellow precipitate. आपके पास पेल येलो प्रेसिपिटेट्स भी लिख सकते हैं आप, येलो प्रेसिपिटेट्स भी लिख सकते हैं आप। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू। Yes, sir. देन अब देखिए जरा, जिसने DNPH का सवाल किया था वो जरा देखे कि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास कार्बोनाइल आ गया, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, कार्बोक्साइल आ गया, यानी कि एक एस्टर आ गया और एक आपके पास क्या आ गया, कीटोन आ गया। नाउ यू कैन यूज व्हाट, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, DNPH का टेस्ट अब आप यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेसिपिटेट्स आएंगे बच्चों आपके पास, Orange, yellow, orange. ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स, येलो प्रेसिपिटेट्स, दोनों चलेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन यू कैन सी दिस, कि लास्ट वन वाला तो बड़ा ही आसान है भाई, बच्चों को पता है। आपके पास अल्कीन है और जबकि यहाँ पर आपके पास अल्कीन नहीं है, दिस इज सैचुरेटेड वन, और अल्कोहल दोनों में ही है, तो आप यूज नहीं कर सकते सोडियम मेटल यूज नहीं कर सकते आप PCl5 यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसमें से दोनों में से किसी एक में अल्कोहल होता तो आप PCl5 यूज कर सकते थे, हाइड्रोक्सिल का टेस्ट, या आप जो है क्या नाम है सोडियम वाला यूज कर सकते थे रिएक्शन। क्या नहीं यूज कर सकते, हाँ वही यूज करेंगे, वही बता रहा हूँ मैं, अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, दोनों में ही अल्कोहल है। अगर दोनों में से किसी एक में भी अल्कोहल ना होता तो आप PCl5 भी यूज कर सकते, आप जो है सोडियम भी यूज कर सकते थे, बट अभी दोनों में ही अल्कोहल है तो हम वो यूज नहीं कर सकते। अभी डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, तो अब हम क्या यूज करेंगे, एक्वस ब्रोमीन यूज करेंगे, एक्वस ब्रोमीन यूज करेंगे। डेफिनेटली द कलर ऑफ ब्रोमीन गोइंग टू बी डीक्लराइज्ड, यू कैन से दैट ऑरेंज टू कलरलेस, या आप कह सकते हैं कि रेडिश ब्राउन कलर ऑफ डीकलराइज, या रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। ऑलराइट बच्चों, देखिए कितना मजे का सवाल है, और 8 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, कितना आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट इज सेइंग A1 एंड A2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, A1 और A2 एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है तो आप लिख सकते हो O लेवल्स वाली, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन अगर ये स्टीरियो आइसोमर्स की पूछ रहा होता तो उसकी डेफिनेशन अलग है, वो आपने याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे आप, molecules या compounds having same molecular formula, molecules having same molecular formula but different structural formula, right? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ B2। B2 क्या चीज है भाई, B2 का नाम देना है आपने। B2 क्या चीज है बच्चों, यू कैन सी दिस, इट इज कीटोन, और कितने कार्बन है आपके पास, 5 कार्बन है, और लगा हुआ कहाँ है, C डबल बॉन्ड हो 3rd कार्बन पे, तो आप बता सकते हो इट इज 5 कार्बन है, तो आप उसको क्या बोलोगे, पेंटेन। क्या बोलोगे भाई, पेंटेन, और तीसरे कार्बन पे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और ये है कीटोन, तो ये हो गया इसका नाम, पेंटेन 3O। ऑलराइट, उसके बाद कह रहा है डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ D1। D1 का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ है, D1 ये रहा आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास, 5, तो हम पहले लिख देते हैं C5। उसके बाद वो कह रहा है आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ पर 2 होंगे, डेफिनेटली यहाँ 2 होंगे, यहाँ 2 होंगे आपके पास, तो ये होगा 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन आपके पास हो गए, ये 10 हाइड्रोजन आपके पास आ गए, साथ साथ ऑक्सीजन आपके पास सिर्फ एक ही है, तो ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद ये कह रहा है D2 forms polymer Z when heated gently। अच्छा भाई D2 कहाँ है आपके पास, D2 आपके पास पॉलीमर बना रहा है जब इसको हीट करे, और उसके पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिनके पास होता है तो वो कौन सी पॉलीमराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, इट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन।
राइट, ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ द पॉलीमर Z। इसका रिपीट यूनिट बनाने के लिए वो कह रहा है, अब देखो उसने कोई स्केलेटल, कोई कंडेंस, कोई किसी तरह की बात नहीं की, तो हमारा जो दिल चाहेगा हम वो बनाएंगे। हम इसको बना सकते हैं भाई, 2 कार्बन है आपके पास, ये मैंने बनाया 2 कार्बन जिसके दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और फिर OH, तो आप लगा सकते हो उसके साथ लिखा हुआ है एक कार्बन, दूसरा कार्बन और फिर OH, और डेफिनेटली इसके पास क्या होगा, इसके पास बाकियों के पास HH होंगे, तो ये आ गया H, ये आ गया H, ये आ गया H, तो ये हो गया आपके पास क्या, ये आपके पास मोनोमर है जो कि आप यूज कर रहे हो। और जब आप उसका पॉलीमर बनाते हो तो आप क्या करते हो, उसका पॉलीमर बनाते वक्त आप डबल बॉन्ड तोड़कर उसको रिपीट यूनिट बनाकर और मल्टीपल टाइम लिखते हो। तो अभी वो पूछ रहा है आपके पास एक रिपीट यूनिट, तो आप क्या करोगे, सिंपल आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है और वही हो गया, डबल बॉन्ड आपने तोड़ना है और आप इसका क्या बनाओगे, एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखाना है। एक्सटेंडेड बॉन्ड इज कंपलसरी। अच्छा एरो, ये ब्रैकेट बनाए ना बनाए चलेगा, खैर है, एक्सटेंडेड बॉन्ड ज्यादा जरूरी, ठीक है भाई। And so what about the end? हाँ, that जी was what I जन्नत, was asking. क्या कह रही हो जन्नत, आप कुछ कह रही थी? End, sir. Can we write the end too? नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज आपका जो मार्क मिलेगा ना आपको, एक तो 1 रिपीट यूनिट का मिलेगा और आपके पास वो जो आप एक्सटेंडेड बॉन्ड बनाए हुए हैं उसका मार्क मिलेगा आपको, Okay. ठीक है। एन का मतलब होता है वी डोंट नो द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, तो अगर आप लिखना चाहें तो मर्जी है आपकी, कोई रोक नहीं रहा आपको, लिख सकते हैं आप, ठीक है। Okay. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दिस वन। जी बेटे, हम C2H5O लिख सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज उसने कुछ नहीं कहा हमें ऐसा कि वो कंडेंस फार्मूला मांग रहा है या कुछ, तो आप चाहें तो आप C2H5OH लिख सकते हैं। सर और आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो पहले वाले कार्बन पे भी लिख सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। सर सवाल है, जी बेटे, सर ये आपने नीचे एन लिखा है, ये लिखना जरूरी है? नहीं जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसकी बच्ची ने कहा तो मैंने लिख दिया उसकी ख्वाहिश के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है बच्चों ये, और ये क्वेश्चन है आपके पास सी पार्ट है, ये क्या कह रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ई कंटेन 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स। अच्छा ये बात देखना जरूरी है, वो क्या कह रहा है आपके पास, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है ना। उसके बाद ईच रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड, कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड, ई रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड NO4 टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, यानी कि उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ठीक है। सिंगल कंपाउंड F, और ये बना रहा है आपके पास विद 154.9 MR। शो द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ E and F। अब ये आपके पास E और F का स्पेक्ट्रम मौजूद है, अब आपने इस हिसाब से देखना है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के अंदर ही कार्बन, ये जो E है, E के अंदर 3 कार्बन हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है इसके अंदर, ठीक है ना। तो जो आपके पास F बन रहा होगा उसके अंदर आपके पास 3 कार्बन होंगे और आपके पास OH बॉन्ड्स भी होंगे 2, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कोल्ड KMnO4 से जब ट्रीट करोगे तो आपके पास डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ OH लग जाता है, वी नो दिस, ठीक है ना। और ये बात कंफर्म कर रही है आपके पास, यहाँ देख सकते हैं आप कि 3000 के ऊपर अगर आपके पास नैरो पीक आ रही है तो इसका मतलब ये कि अल्कोहल शो कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1700 पर किसी तरह की पीक नहीं है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये अल्कोहल ही है, राइट बच्चों, ये आप यहाँ से देख सकते Yes, हो, sir. ठीक है ना। तो ये बात कंफर्म कर रही है कि अल्कोहल बन रहा है हमारे पास। सवाल क्या पूछता है जरा देख लेते हैं, ये पूरा उसने दिया हुआ है हमें चार्ट, क्योंकि आप पेपर में गिवन होता है, ठीक है ना। अब आपको जो है डेटा बुकलेट नहीं मिलेगी, अब आपको क्वेश्चन के साथ ही मिलेगा। बोथ स्पेक्ट्रा शो absorption between 2850 and 2950 owing to CH bond and each molecule. Use the 2 infrared spectra and table 3.2 to identify the functional group present only in E. Explain your answer referring only the absorption at frequency greater than 1500 से ऊपर की आपने बात करनी है, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं भाई, ये पार्ट 1 में आप फंक्शनल ग्रुप कौन सा बता रहे हैं कि इसके अंदर भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ये स्पेसिफिक है, इसको आप मेंशन करें, क्योंकि आपको पता है कि वो जो रिएक्शन जो कर रहा है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से कर रहा है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक होगा, नीचे वाले में नहीं होगा वो, ठीक है ना। और उसकी एब्जॉर्प्शन पीक आप बता सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन पीक क्या है भाई, 1500 से लेकर 1680 पर। आप देख सकते हैं 1500 से लेकर ये आपके पास ये जो पीक आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इनके दरमियान आपको पीक नजर आ रही है, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि absorption peak within a range of 1500 to 1680 सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना।
You can say that absorption peak between 1500 to 1680 centimeter inverse. ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है use the infrared spectra of M to identify the functional group formed when E reacts with cold dilute KMnO4, and we know that कौन सा बनेगा भाई ये हाइड्रोक्सिल Alcohol. हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ऑफ अल्कोहल। आप इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोक्सिल ऑफ अल्कोहल, और आप इसको कह सकते हैं क्या, इसको आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल भी आप इसको कह सकते हैं। और you can explain this that the peak absorption peak सर at- पिछले वाले ग्राफ में हमें कैसे पता चलेगा कि C डबल बॉन्ड O है एंड C डबल बॉन्ड C है एंड OH है? बेटा C डबल बॉन्ड C है ना उसके अंदर, जब भी तो वो कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है, अगर नहीं होता तो कैसे करता, ओके उसने डिफाइन कर दिया ना, हमें पहले ही बता दिया उसने, ठीक है। तो बिटवीन 3200 टू 360 आप यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल की, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल की कार्बोक्साइल वाली भी है आपके पास और हाइड्रोक्साइल वाली भी, तो आप हाइड्रोक्साइल वाली देखेंगे 3200 टू 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बोक्साइल वाली मत देख लीजिएगा, कार्बोक्साइल वाली आप तब देखते हैं जब 1700 पर भी कोई पीक आ रही है, ठीक है भाई। तो हो सकता है वो आपसे सवाल बोलता कि इस कंपाउंड को F को फर्दर ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया गया और फिर ये, तो फिर आप वो यूज कर सकते थे, क्योंकि OH आ गया तो अब आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन चाहता तो बना सकता था। Then the mass spectrum of E shows the molecular ion peak and M+2 peak of approximately equal abundance at mass to electron ratio 120 and 122 reduce the relative molecular mass of E। अब देखें इक्वल पीक, अगर आपको याद हो बच्चों तो इक्वल पीक का मतलब ये, इक्वल अबेंडेंस का मतलब ये है कि आपके पास ब्रोमीन होगा, क्योंकि ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81, और इन दोनों की अबेंडेंस जो है ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो जो पीक होंगी M पीक और M+2 पीक दोनों इक्वल आएंगे। अगर ये रेशियो में आती, फॉर सपोज अगर ये क्लोरीन होता तो ये 35 वाला और 37 वाला होता, तो आप देखेंगे ये होता है आपके पास 75% और ये आपके पास होता 25%, तो इसकी जो वो आती 3:1 की रेशियो में ना, तो ये क्लोरीन होता है। बट यहाँ पर आपके पास ये पीक जो है ब्रोमीन की वजह से 50% आ रही है, ठीक है भाई, Yes. ठीक है बच्चों। तो देखिए अब वो हमसे क्या बोल रहा है, आपसे वो कह रहा है मास ऑफ स्पेक्ट्रम ई शो अ मॉलिक्यूलर आयन पीक M and M+P approximately equal, deduce the relative molecular mass of E। E का आपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बच्चों देखो आपके पास स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है, पहली बात तो ये डन हो, ठीक है ना, आपके पास 3 कार्बन है और उन 3 कार्बन में से एक कार्बन पर आपके पास डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है 2 कार्बन के दरमियान, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात कंफर्म कर रही है कि M+2 पीक आ रही है तो हैलोजन भी है उसके अंदर, ठीक है ना, और हैलोजन कौन सा है, इक्वल प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ब्रोमीन मौजूद है उसके अंदर। अगर M+4 पीक भी होती तो 2 ब्रोमीन होते, लेकिन यहाँ पर M+2 पीक है खाली तो एक ही ब्रोमीन होगा, ठीक है। अब इनके हाइड्रोजन पूरे कर दें, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसका एक ही हाइड्रोजन होगा, इसके 2 हाइड्रोजन होंगे। अब इसका जरा आप निकाल लें मॉलिक्यूलर मास, कितने कार्बन है भाई 3, तो 36 हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5, तो ये 5 हो गया। एक ब्रोमीन का कितना होता है बच्चों, मेरे ख्याल से 80 पॉइंट समथिंग होता है, कितना होता है अगर आप देखें तो ब्रोमीन का, बेटा एक मिनट आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ, 79.9 होता है, तो 80 ही होता है ऑलमोस्ट। तो ये कितना बन रहा है जरा देखें, इट इज 41 + 80, कितना बन गया बच्चों ये 81, 121 121. तो ये 121 आ गया। ठीक, पूछिए क्या सवाल पूछना चाह रहा है कोई। सर ये ब्रोमीन है ये? सर पूछें, ये ब्रोमीन है, ये कैसे पता चला? ब्रोमीन हमें ऐसे पता चला, देखो मास स्पेक्ट्रम में अगर आपके पास M+2 पीक की आ रही होती है ना, एक M पीक आ रही है और एक M+2 पीक आ रही है, तो इसका मतलब ये है M+2 पीक का मतलब ये होता है कि आपके पास वहाँ कोई हैलोजन मौजूद है, कोई हैलोजन मौजूद है, एक हैलोजन का एटम मौजूद है, एक एटम मौजूद, 2 नहीं है, एक एटम मौजूद है। M+4 होती है तो 2 एटम मौजूद होते हैं, M+2 में एक एटम होता है हैलोजन का, ठीक है। दूसरा इक्वल अबेंडेंस का मतलब है ब्रोमीन होगा, अगर अबेंडेंस चेंज होती तो क्लोरीन एटम होता, इक्वल अबेंडेंस है तो ब्रोमीन है, ठीक है। ओके सर। Then after this they are saying जी बेटे
सर हमारे सिलेबस में जब भी M+2 आता है इट मींस हैलोजन, तो हमें सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन से डील करना होगा ना? यस, क्योंकि उसी के बारे में ओके मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके उसके बाद आप देखें वो कह रहा है आपसे यूज द इंफॉर्मेशन इन 3C टू सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ E। तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये हो गया 3 कार्बन 1 2 3, ठीक है ना, एक में डबल बॉन्ड है और एक पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, और complete the equation for the reaction of E with cold dilute acidified KMnO4 to form F in the equation and O represent the cold dilute KMnO4। ठीक है, हो गया। तो अब आप देखें कि आपके पास यहाँ क्या हो रहा है। आपके पास यहाँ पर आपने कोल्ड डाइल्यूट यूज किया है, तो आप पानी भी ऐड कर रहे हो उसके अंदर, पानी आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो। तो जब आप पानी ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है आपके पास सर वो लिखा हुआ है आई थिंक। पानी लिखा हुआ है, सॉरी, और हम इसके अंदर रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट क्या है, C3 और C3H5Br। H5Br। रिएक्टेंट मैंने नहीं लिखा, रिएक्टेंट लिख दिया। अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और क्या ऐड होगा आपके पास, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ऐड हाइड्रोजन। होगा इसके अंदर। अब इसमें बोल सकते हैं कार्बन तो उतने ही रहेंगे, हाइड्रोजन 2 ऐड हो जाएंगे, तो ये होगा 7। साथ साथ आपके पास 2 ऑक्सीजन ऐड होंगे और एक ब्रोमीन अपनी जगह ही रहेगा। तो यू कैन से दिस, राइट। BrO2। यस सर। उसके बाद ये कह रहा है कि आपके पास C2 कैन बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग A1 एज अ सिंगल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। अच्छा, उसने बता दिया हमें C2 क्या चीज है, दिस इज एस्टर, यू कैन सी दिस, और A1 क्या चीज है आपके पास, एल्डिहाइड है। ठीक है ना, वो आपसे कह रहा है डिवाइस अ मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस या सिंथेटिक रूट टू फॉर्म C2 फ्रॉम A1। A1 से C2 बनाना है आपने। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट रिएजेंट्स एंड कंडीशंस एंड द स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप। 3 मार्क्स का ही है। अब आपने इसके स्टेप्स बनाने, तो क्या कर सकते हैं हम बच्चों, हम इसके अंदर प्रोपेनॉल हमें इन देखो, एसिडिक कंडीशन। पहले तो आप देख लो, इधर देख लो पहले आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए एस्टर ना। तो अगर आप एस्टर को देखते हो तो एस्टर में अगर आप और से देखो तो 1 2 3 कार्बोक्सिलिक कार्बन एसिड। है, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और 3 कार्बन वाला ही आपके पास क्या है, अल्कोहल है। तो वी नो दैट कि भाई हम एल्डिहाइड से 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकते हैं और साथ साथ इससे ही हम 3 कार्बन वाले अल्कोहल में भी जा सकते हैं। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड को आप पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, अल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर इन दोनों को मिक्स करके क्या बना दोगे, एस्टर। NaBH4। ठीक है भाई, you can say that using NaBH4 aqueous, इसको आप aqueous यूज करते हो, we know that NaBH4 aqueous यूज करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड यानी कि A1 changes to प्रोपेनॉल, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, प्रोपेन 1-ol में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, एंड देन by using what you can using potassium dichromate, acidified potassium dichromate, which converted into carboxylic acid now. So using acidified potassium dichromate 6, potassium dichromate 6, we convert, अब इसको आपने लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। we convert A1 changes to प्रोपेनोइक एसिड। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं है 1 2 3 4 5, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड तभी बनता है जब COOH आखिरी में लगता है, बीच में कहीं लगता ही नहीं है, तो नंबर देने की जरूरत नहीं है। और जहां पर भी COOH लगता है वही प्रायोरिटी होती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो नंबरिंग भी वहीं से स्टार्ट होती है, तो ऑलवेज ये 1 ही होगा। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे in the presence of what, sulfuric acid catalyst or a slightly heating. So what you need to do, add और react लिख लेते हैं जरा अच्छा रहेगा, react both the products together, both the products together in the presence of इसमें concentrated sulfuric acid यूज करते हैं, याद रखिएगा, in the presence of concentrated sulfuric acid and 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सही है बच्चों, ये भी मैंने आपको लिख पाया हुआ है, right every one of you, and here your paper is ended. All right everyone, is that clear, all of you?
अरे कहाँ है सर इसकी साइमन? रिकॉर्डिंग Yes, sir, अपलोड yeah. कर देंगे ना?